देखते हैं ऊष्मा। फिजिक्स का छठा नंबर चैप्टर है ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा, हीट। ठीक, यह चैप्टर ये पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान खान सर का जो बुक है उसका 6 नंबर चैप्टर है। ठीक, फिजिक्स का। चलिए देखते हैं। वह भौतिक कारक जिसके कारण गर्मी व ठंडक का आभास होता है उसे ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा माध्यमों के मध्य तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। इसका SI मात्रक जूल होता है, यानी ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। ऊष्मा के विभिन्न मात्रक, ठीक, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुना 10⁻³ जूल और 1000 कैलोरी होता है। अब एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई बराबर 252 कैलोरी होता है। एक थर्म बराबर 1 लाख ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई होता है। एक थर्म बराबर 105.5 मेगा जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.66 मेगा जूल होता है, जिसे CPO 2010 में दिया था, एग्जाम में पूछा गया है। अब है कैलोरी, यानी 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी या 15 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी भी कहते हैं। अब देखते हैं तापांतर। क्या है? तापांतर, तापमान, टेम्परेचर। ठीक, वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु में निहित ऊष्मा की मात्रा, डिग्री अथवा तीव्रता को प्रदर्शित करती है उसे तापमान कहते हैं। ऊष्मा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और इस कारण दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाता है। यह अवस्था ऊष्मीय संतुलन कहलाती है। अब तापमान के मात्रक, यानी पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है डिग्री र्यूमर। ठीक, सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना, इसे एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में बनाया था। इसमें शुद्ध जल के हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक अर्थात उबलने के ताप को 100 डिग्री सेल्सियस मानकर इसे इन दो तापों के बीच अंतराल को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व्यक्त करता है। अब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न 100 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप के मापन हेतु इस पैमाने का विस्तार भी किया जा सकता है। अब है फ़ारेनहाइट पैमाना। जर्मनी के डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने सन 1709 में इस पैमाने का निर्माण किया था। अब है इसमें पानी के हिमांक को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मानकर मध्य के अंतराल को 180 डिग्री भागों में बांटा गया है तथा इस प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को प्रदर्शित करता है। केल्विन या परम पैमाना, यानी ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट यानी तथा क्वथनांक को 373 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट को 1 डिग्री माना गया है। इन दोनों के मध्य दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इसके प्रत्येक भाग को 1 केल्विन या ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे परम ताप। क्या है? परम ताप। परम ताप शून्य, परम शून्य ताप, यानी किसी वस्तु का वह न्यूनतम संपूर्ण ताप जो 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है।
परम शून्य ताप कहलाता है, कहा जाता है। इसे 0 केल्विन से व्यक्त करते हैं। अब रीमन पैमाना, इस तापमापी में हिमांक 0 डिग्री आर तथा क्वथनांक 80 डिग्री आर होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 80 बराबर भागों में प्रत्येक 1 डिग्री आर में विभाजित होता है। अब है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रीमर पैमाने में संबंध। ठीक, यानी C/100 K-273/100 F-32/180 R/80। अगर इसको शॉर्ट में कर दें तो C/5 बराबर K-273/100 के सब में 5 से काट दो, यानी 20 से काट दो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। यानी अब इसको शॉर्ट में तुम लिख सकते हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप का मान एक समान होता है। अब है तापमापी, थर्मोमीटर, यानी तापमापी वह यंत्र है जिसके उपयोग से ताप अथवा ताप प्रवणता को मापते हैं। ताप प्रवणता वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट स्थान के ताप में होने वाले परिवर्तन की दर तथा उस दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः तापमापियों में किसी तरल पदार्थ के ऊष्मीय प्रसारण गुण का उपयोग किया जाता है। अब है तापमापी के प्रकार। द्रव तापमापी, ठीक है, लिक्विड थर्मोमीटर। द्रव तापमापी में प्राय पारा या एल्कोहल C2H5OH का प्रयोग किया जाता है। दोनों पदार्थों का मापनीय ताप परम अलग अलग होते हैं। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाता है और 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए पारद तापमापी का तापमान परास लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 350 सेल्सियस होता है। अब है एल्कोहल जो होता है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसीलिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग निम्न ताप के मापन यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब है डॉक्टरी का प्रयोग। डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी मानव व अन्य जानवरों के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का पारद तापमापी बनाया गया है, जिसका तापराश काफ़ी निम्न रखा गया है, जो 35 डिग्री से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक अथवा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। चूँकि इसका प्रयोग प्रायः ज्वार मापने के लिए होता है, इसलिए इसे ज्वार मापी या डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। अब इसमें 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है, जो मानव का समान तापक्रम प्रदर्शित करता है। यदि पारा इससे ऊपर तक चढ़ जाता है तो यह ज्वार का सूचक है। ठीक, चलिए अब देखते हैं गैर तापमापी क्या है। गैर तापमापी के बारे में जानते हैं। गैर तापमापी के बारे में गैस थर्मोमीटर यानी ऊष्मीय प्रसार। तीसरा कौन था? गैस तापमापी। ठीक है, अब देखेंगे ऊष्मीय प्रसार क्या है। ऊष्मीय प्रसार यानी ठोस में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि होती है तो ठोस के आयतन तथा क्षेत्रफल में होने वाले प्रसारण का ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ठोसों में 3 प्रकार का ऊष्मीय प्रसार होता है। पहला है रेखीय प्रसार गुणांक। किसी धात्विक छड़ के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि बटा यानी डेल्टा एल बटा मूल लंबाई यानी एल उन्हें ताप वृद्धि डेल्टा टी होता है, यानी डेल्टा एल बटा एल इंटू डेल्टा टी। अब है क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। ठीक है, किसी पदार्थ के पटल लेमिना के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा बराबर
क्षेत्रफल में वृद्धि बटा मूल क्षेत्रफल गुने ताप वृद्धि होता है, यानी डेल्टा ए बराबर ए इंटू डेल्टा टी होता है। चलिए अब देखते हैं आयतन प्रसार गुणांक क्या है। आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। आयतन प्रसार गुणांक यानी किसी पिंड के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा बराबर आयतन में वृद्धि बटा मूल आयतन गुने ताप वृद्धि, यानी डेल्टा भी बराबर भी इंटू डेल्टा टी होता है। रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांकों का अनुपात यानी अल्फा बीटा गामा 1:2:3 होता है। अब है उदाहरण, इसके जानते हैं। निकाच की बोतल में फंसी कॉर्क को निकालना, यानी बोतल के मुंह को गर्म करके निकालते हैं। अब है रेल की पटरियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ देना। अब है कांच के गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालने पर उसका चटक जाना। टेलीफोन या विद्युत तार को ढीला छोड़ना। ठीक, चलिए अब देखते हैं द्रव में ऊष्मीय प्रसार क्या है। द्रव में ऊष्मीय प्रसार, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण करते हैं। किसी द्रव युक्त बर्तन को गर्म करने पर पहले बर्तन का प्रसार होता है, उसके पश्चात द्रव का प्रसार होता है। द्रव में केवल आयतन प्रसार होते हैं, 2 प्रकार का होता है। द्रवों का आभासी प्रसार गुणांक, यानी किसी द्रव के ताप में एकांक 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने पर ठीक, वृद्धि होने पर द्रव का आभासी प्रसार गुणांक यानी गामा भी बराबर इन द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुने ताप वृद्धि, यानी डेल्टा भी बराबर भी इंटू डेल्टा टी होता है। द्रव्यों का वास्तविक प्रसार गुणांक, किसी द्रव में एकांक तापीय वृद्धि होने पर द्रव का आभासी प्रसार गुणांक गामा आर, यानी द्रव में आयतन में वास्तविक वृद्धि बटा द्रव का प्रारंभिक आयतन गुने ताप वृद्धि होता है। अब है गैसों में ऊष्मीय प्रसार। गैसों में द्रव या ठोस की तुलना में तापीय वृद्धि से अधिक प्रसार होता है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार 2 रूप में होते हैं। गैसों का आयतन प्रसार गुणांक, स्थिर दाब पर गैस का ताप प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर गैसों का आयतन प्रसार गुणांक गामा, यानी गैसों का आयतन में वृद्धि बटा गैस का प्रारंभिक आयतन यानी भी इंटू ताप वृद्धि होता है। अब एक गैसों का दाब प्रसार गुणांक, यानी स्थिर आयतन पर गैस का ताप प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर गैस का दाब प्रसार गुणांक बीटा, यानी गैस के दाब में वृद्धि डेल्टा पी बटा प्रारंभिक दाब पी इंटू ताप में वृद्धि डेल्टा टी होता है। अब जल का असामान्य प्रसार क्या है। जल का असमान प्रसार के बारे में देखते हैं। ठीक है, जल का असमान प्रसार यानी द्रवों के ताप देने या गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है, वह घनत्व घटता है, परंतु जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर इसका आयतन घटता है, वह घनत्व बढ़ता है। अब जल घनत्व को 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी क्वथनांक बिंदु से ठंडा किया जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का आयतन घटता है, परंतु 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल ठोस बर्फ में बदलता है। ताप जल का आयतन बढ़ता है, द्रवों का आयतन हिमांक पर न्यूनतम होता है, इसी कारण सभी ठोस अपने द्रव में डूब जाते हैं, परंतु बर्फ जल पर तैरती है। अब जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ठोस से भी सीधे गैस में परिवर्तित होती है। अब आते हैं उष्मागतिकी।
थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो ऊष्मा तथा यांत्रिकी कार्यों में पारस्परिक संबंध का वर्णन करती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। कार्य और ऊष्मा की तुलना यानी ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निकट स्थित वस्तुओं के ताप पर निर्भर होती है और वस्तु का ताप उस पर यांत्रिक कार्य करके ज्ञात किया जाता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुने 10⁻³ जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तापीय साम्यावस्था यानी किसी निकाय की भौतिक राशियाँ जैसे ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा आदि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, तो इस दशा को तापीय साम्यावस्था कहते हैं। अतः साम्यावस्था परिवेश पर निर्भर करती है। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी निकाय अब देखते हैं ऊष्मागतिकी निकाय यानी वह निकाय जिसका एक निश्चित आयतन व ताप हो, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जैसे सिलेंडर में भरी गैस, फुटबॉल में भरी हवा आदि ऊष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं। ऊष्मागतिकीय निकाय से बाहर किसी भी वस्तु या निकाय को जिससे ऊर्जा या पदार्थ का आदान प्रदान हो तो उसे परिवेश कहते हैं। निकाय का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाता है। अब चक्रीय प्रक्रम के बारे में जानते हैं। जिस प्रक्रम में कण विभिन्न अवस्था से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, वह प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा यानी डेल्टा यू में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा यू बराबर 0 तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा ओमेगा आवेशित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब समदाबीय प्रक्रम यानी प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर हो तो उसे समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। अब रुद्रोष्म प्रक्रम जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार हो कि संपूर्ण प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो प्रक्रम रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक, अब अर्थात यानी ऊष्मा न तो बाहर से अर्थात ऊष्मा न तो बाहर से निकाय के भीतर आ सकती है और न ही ऊष्मा निकाय के भीतर से बाहर जा सकती है। डेल्टा क्यू बराबर ओ डेल्टा यू बराबर डेल्टा ओमेगा होता है। उदाहरण है गाड़ी के टायर के अचानक फट जाने से वायु के शीघ्रता से फैलने पर ऊष्मा प्रसार न होना। अब समतापीय प्रक्रम निकाय में यदि कोई प्रक्रम नियत ताप पर होता है तो उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। अब सम आयतनिक प्रक्रम निकाय में यदि कोई प्रक्रम नियत आयतन पर होता है तो उसे सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या है। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम तापीय संतुलन की स्थिति प्राप्त होने तक ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में होते हैं तो वे निकाय आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। रुद्रोष्म दीवार से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अब सुचालक दीवार से निकायों में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। अब है आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा निकाय के अणुओं की स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं का योग होता है। यह केवल निकाय की अवस्था पर ही निर्भर करती है। यदि कोई निकाय एक अवस्था से चलकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित शून्य होता है। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम
इसके अनुसार ये किसी प्रक्रम के दौरान ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा आवेशित ऊष्मा यानी डेल्टा क्यू परिवेश के विरुद्ध निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल्टा ओमेगा व आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू में वृद्धि या कमी के योग के बराबर होती है। डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा ओमेगा होता है। ऊष्मागतिकीय निकाय में होने वाले परिवर्तन में ऊर्जा संरक्षित होती है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा ओमेगा होता है। विलगित निकाय वह निकाय जो न तो कार्य करता है और न ही ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, अतः ऐसे निकाय के लिए Q बराबर W बराबर O होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा U बराबर Q माइनस W, अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। अब है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, यानी किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। S बराबर Q बाई एम इंटू डेल्टा टी, यानी Q दी गई ऊष्मा की मात्रा है। M बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, डेल्टा टी बराबर ताप में हुआ परिवर्तन। इसका मात्रक कैलोरी ग्राम पर ग्राम या सेल्सियस होता है। किलो कैलोरी या केजी डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य द्रव्यों की तुलना में सर्वाधिक होता है। गैसों व अन्य सभी पदार्थों में हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। रेडॉन की सबसे कम होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा का क्रम, ठोस सबसे कम होता है, उसके बाद द्रव होता है, उसके बाद गैस में होता है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में होता है। अब सारणी है, सारणी को देखते हैं, यानी कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का सारणी है, इसी को देखते हैं। ठीक, पदार्थ है, विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी और ग्राम में नापेंगे और ठीक है। अब देखते हैं पदार्थ यानी पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 1 कैलोरी या पर ग्राम सेंटीग्रेड होता है। अल्कोहल एथिल का कितना होता है? 0.60 होता है। बालू का कितना होता है? 0.20 होता है। अब बर्फ का कितना होता है? ये हाफ और या मैंने 0.50 होता है, नहीं आधा होता है विशिष्ट ऊष्मा, यानी बालू का। अब तरपीन का तेल का कितना विशिष्ट ऊष्मा होता है? 0.42 कैलोरी पर ग्राम होता है। अब है ऊष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। अब है ऊष्माधारिता, W बराबर Q बाई डेल्टा टी, वस्तु को दी गई ऊष्मा ताप वृद्धि, यानी इसका मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में अंतर देखते हैं। ठीक, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऊष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब किसी पदार्थ के सभी द्रव्यमान का विशिष्ट ऊष्मा समान होती है और एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की ऊष्माधारिता अलग अलग होती है। ठीक, अब देखेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीयक नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीयक नियम, वह नियम जो ऊष्मा के प्रवाह होने की दिशा को व्यक्त करता है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाता है। अब केल्विन का प्लांक क्वथनांक, यानी ऐसा प्रक्रम असंभव है जो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दे, अर्थात किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 60% नहीं होती है। अब है क्लॉसिक का कथन, ऐसा प्रक्रम असंभव है, ऐसा प्रक्रम असंभव है, ऐसा प्रक्रम असंभव है जिसमें किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से बिना निम्न
ताप युक्त वस्तु से उच्च ताप युक्त वस्तु को ऊष्मा प्रदान करे, यानी ऊष्मा इंजन। अब आते हैं ऊष्मा इंजन में, हीट इंजन यानी कोई भी ऐसी चक्रीय युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में अविरत रूप से रूपांतरित करती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है। ऊष्मा इंजन के 3 मुख्य भाग होते हैं। ऊष्मा स्रोत, यानी जिससे कार्य करने हेतु ऊष्मा ली जाती है। अब है कार्यकारी पदार्थ, जो कि स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करती है, वह लक्षित कार्य करती है। अब है तीसरा है सिंक, जिसका ताप स्रोत के ताप से निम्न होता है। अब व्यवहार में ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में रूपांतरण 2 प्रकार के इंजनों द्वारा करते हैं। अब बाह्य दहन इंजन, जैसे भाप इंजन, आंतरिक दहन इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन। ठीक है, अब देखते हैं प्रशीतक के बारे में। यह ऊष्मा इंजन का उत्क्रमणीय होता है। किसी भी ठंडे स्थान से ऊष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्ति को प्रशीतक कहते हैं। असल में यह उत्क्रमण दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मा इंजन ही है, परंतु ऊष्मा इंजन के विपरीत प्रशीतक में कार्यकारी वस्तु शीतल वस्तु से ऊष्मा लेती है और इसे किसी गर्म वस्तु को दे देता है। अब इस प्रकार प्रशीतक में बाह्य ऊर्जा स्रोत विद्युत मोटर की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वायुमंडल में पहुंचाया जाता है। अब है ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके अनुसार किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता, अर्थात परम शून्य ताप एक आदर्श परिकल्पना या चरम अवस्था है जिसे किसी भी प्रकार से प्राप्त करना असंभव है। अब निम्न तापिक के द्वारा 10⁻⁸ केल्विन तक का निम्न ताप प्राप्त किया जा चुका है, जो परम ताप के काफ़ी निकट है। अब ऊष्मा का संचरण के बारे में जानते हैं। ऊष्मा के संचरण के बारे में, यानी तापांतर के कारण ऊष्मा एक निकाय से अन्य निकाय में अथवा निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में संचरित होती है, इसे ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। अब है चालन, कंडक्टन, यानी इसमें ऊष्मा माध्यम के एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होती है, परंतु अणु अपने स्थान से स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, क्योंकि धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं यह मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर मुक्त गति करने को स्वतंत्र होते हैं और ऊष्मा प्रवाहित करते हैं। अब चालन के अनुप्रयोग, शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे अधिक ठंडा लगता है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। अब एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार के मकान बनाकर रहते हैं, क्योंकि दीवारों के बीच विद्यमान हवा की परत कुचालक का कार्य करती है और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती, परिणाम स्वरूप अंदर कमरा गर्म रहता है। अब है सर्दियों में एक मोटे रजाई की तुलना में पतली परत वाले 3 से 4 कंबल ओढ़ना अधिक गर्मी देती है, क्योंकि कंबलों के मध्य स्थित हवा उष्मारोधी परत का कार्य करती है। अब है कंक्रीट की छड़ वाले मकान गर्मियों में अधिक गर्म व सर्दियों में अधिक ठंडे रहते हैं। अब है संवहन कन्वेक्शन, यानी तरल पदार्थों को ताप देने पर एक स्थान का ताप जब दूसरे स्थान से अधिक हो जाता है तो उस स्थान पर पदार्थ का घनत्व दूसरे स्थान की अपेक्षा कम हो जाता है। अतः पदार्थ के उच्च ताप वाले कण निम्न ताप वाले कणों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक
संपूर्ण पदार्थ का ताप एक समान नहीं हो जाता है, अर्थात ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं संवहन कहलाती है। संवहन की प्रक्रिया केवल द्रव्यों तथा गैसों में ही होती है, ठोसों में नहीं। किसमें नहीं होती है? ठोस में। ये ठोस पदार्थों व पारे में ऊष्मा का स्थानांतरण केवल चालन द्वारा ही होता है। अब संवहन के अनुप्रयोग, यानी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। स्थल समीर व जल समीर की अवधारणा विद्युत बल में लगे फिलामेंट को गलने से बचाने के लिए मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब विकिरण, यानी इसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधा किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती है। इसमें ऊष्मा स्थानांतरण का माध्यम गर्म नहीं होता है। यह संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है। अब विकिरण के अनुप्रयोग, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। वह पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ठीक। अब उत्सर्जन क्षमता, यानी यह ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होती है। इसे प्रदर्शित करते हैं। मात्रक है जूल पर मीटर स्क्वायर, यानी ये बराबर पृष्ठ उत्सर्जित विकिरण की मात्रा बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू समय होता है। अब है अवशोषण क्षमता, यानी किसी पिंड के पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उस पृष्ठ पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात उस पृष्ठ की अवशोषित क्षमता कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अब एक कृष्ण पिंड एवं आदर्श कृष्णिका के बारे में जानते हैं। जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है तथा उनके किसी भी भाग को परावर्तित नहीं करती है, कृष्ण पिंड अथवा कृष्णिका कहलाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आदर्श कृष्णिका के लिए ए बराबर 1, यानी पूर्ण आवेशित क्षमता होता है। अब व्यवहार में कोई वस्तु आदर्श कृष्णिका नहीं होती है। काजल तथा प्लेटिनम की कालिख को लगभग पूर्ण कृष्ण पिंड माना जाता है, क्योंकि ये आपतित ऊष्मीय विकिरण को लगभग 96 से 98% अवशोषित कर लेती है। अब सर्दियों में काले एवं गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि काली वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। यानी किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। यानी अर्थात वस्तु वातावरण के सापेक्ष जितनी अधिक गर्म होगी उतनी ही तेजी से ठंडी होगी। जैसे जैसे ठंडी होती जाती है वैसे उसके ठंडे होने की दर कम होती जाती है। इसके अलावा ठंडे होने की दर वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। अब अवस्था में परिवर्तन, यानी किसी ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे अवस्था, यानी अगर हम देखें तो यानी गैसीय अवस्था। ठीक। गैसीय अवस्था से प्रक्रिया किया गया ऊर्ध्वपातन, उसके बाद बना है ठोस अवस्था में। ठीक। और ठोस अवस्था से द्रव बना है, द्रव अवस्था में आया। ठीक। द्रव अवस्था से फिर कौन आ गया? गैसीय अवस्था में आ गया। अगर यहाँ से देखा जाए
यहाँ से ठोस अवस्था, ठीक, यहाँ से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था अगर हिमांक किया जाए तो क्या हो जाएगा, ठोस बनेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वाष्पन एवं संघनन, वाष्पन एवं संघनन के बारे में देखते हैं। यानी वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है, परंतु पदार्थ के तापमान में वृद्धि होने से इसकी गति तीव्र हो जाती है। एक निश्चित ताप पर पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। हिमायन, यानी यदि हम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में मिलाकर कुछ देर तक दबाएं तो दबाव हटा लेने पर दोनों टुकड़े जुड़कर एक हो जाते हैं। इस घटना को पुनर्हिमायन कहते हैं। इसका कारण है कि जब टुकड़े मिलाकर दबाए जाते हैं तो मिलने के साथ पर दाब अधिक हो जाने के कारण गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। अतः उस स्थान पर बर्फ गलने लगती है। दाब के हटा लेने पर गलनांक फिर बढ़ जाता है। अतः गली हुई बर्फ जमकर टुकड़े को जोड़ देती है। अब गुप्त ऊष्मा के बारे में सुनते हैं। गुप्त ऊष्मा यानी किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन निश्चित ताप पर होता है तथा अवस्था परिवर्तन के समय ताप नियत रहता है। अतः नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गलन की गुप्त ऊष्मा। अब गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक, यानी नियत ताप पर किसी पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ से जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बनता है और बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति केजी होती है। अर्थात 1 केजी बर्फ को जल में परिवर्तित करने हेतु 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 केजी जल को बर्फ बनाने के लिए वे 0 सेल्सियस पर जल से इतनी ही ऊष्मा 80 किलो कैलोरी निकालनी पड़ती है। अब आते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक, यानी नियत ताप पर किसी पदार्थ को द्रव से गैस वाष्प अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के भाप की गुप्त ऊष्मा 539 किलो कैलोरी पर केजी होती है। ठीक, अब देखते हैं यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान यम तथा गुप्त ऊष्मा यल हो तो उस पदार्थ द्वारा एक निश्चित ताप पर अवस्था परिवर्तन में ली गई अथवा दी गई ऊष्मा Q बराबर ml होता है। अब उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक नुकसानदायक होता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। अब वाष्पीकरण, द्रव का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का वाष्पीकरण बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, द्रव का क्षेत्रफल, यानी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। तापमान, ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण दर भी बढ़ जाती है। अब द्रव की प्रकृति, अब वाष्पीकरण द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, यानी किसी पदार्थ के ताप T तथा दाब P के मध्य खींचा गया आरेख पदार्थ का प्रावस्था आरेख या PT आरेख कहलाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ये है PT आरेख, ठीक, यानी PT आरेख, यानी PT तल को 3 क्षेत्रों ठोस, द्रव, गैस में विभाजित किया गया। कितने? ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक, वाष्पन, ठीक। इन क्षेत्रों को 3 वक्रों यानी
गलन वक्र, उद्पातन वक्र तथा वाष्पन वक्र द्वारा पृथक किया गया है। वह बिंदु जहाँ तीनों वक्र मिलते हैं पदार्थ का त्रिक बिंदु कहलाता है। ठीक, जहाँ तीनों बिंदु मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ का त्रिक बिंदु कहलाता है। अर्थात त्रिक बिंदु पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा वाष्प साम्य अवस्था में एक साथ रह सकती है। जल के त्रिक बिंदु पर ताप 0.01 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 0.006 वायुमंडलीय दाब, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के त्रिक बिंदु पर ताप 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 5.11 ATM होता है। अब क्रांतिक ताप के बारे में जानते हैं। वह ताप जिससे अधिक ताप पर पदार्थ को केवल दाब डालकर द्रवित नहीं किया जा सकता। जल के लिए इसका मान 374 डिग्री 373 केल्विन तथा CO2 के लिए 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अब गैसों का अनुगति सिद्धांत के बारे में अब जानेंगे। गैसों का अनुगति सिद्धांत। आदर्श गैस वह गैस जो गैस के नियम का कड़ाई से पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। एक आदर्श गैस के अणु का आकार शून्य सभी वास्तविक गैसों आदर्श गैस नहीं होती है। STP मूल्य पर सार्वत्रिक गैस नियतांक R बराबर 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन यानी 1.98 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन बराबर केल्विन 0.8221 लीटर इंटू ATM पर मोल इंटू केल्विन होता है। यानी बोल्ट्जमान नियतांक होता है क्या 1.38 गुने 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। अब है आदर्श गैस समीकरण के बारे में जानते हैं। एक मोल के लिए PV बराबर RT होता है। म्यू मोल के लिए PV बराबर म्यू RT होता है। गैस के N अणुओं के लिए PV बराबर NKBT होता है। क्रांतिक तापमान, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। क्रांतिक तापमान यानी वह अधिकतम तापमान जिसके नीचे कोई गैस केवल दाब से द्रवित हो सकती है क्रांतिक ताप कहलाती है। उदाहरण है CO2 304.3 केल्विन, O2 -118 डिग्री सेल्सियस होता है। N2 है -147.1 डिग्री सेल्सियस, H2S 374.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अब है क्रांतिक दाब। क्या है क्रांतिक दाब? क्रांतिक दाब यानी क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को क्रांतिक दाब कहा जाता है। CO2 73.87 बार होता है, O2 49.7 ATM होता है। क्रांतिक आयतन VC यानी क्रांतिक दाब और क्रांतिक तापमान पर गैस के 1 मोल के आयतन को क्रांतिक आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। TC, PC और VC के बीच संबंध देखते हैं। TC यानी 8A/27.RB, PC यानी A/27B और VC 3BR होता है, जहाँ AB वेंडर वाल्स स्थिरांक है। V वर्ग मध्य मूल बड़ा होगा V औसत चाल से, V औसत चाल से बड़ा होगा V औसत चाल बड़ा होगा V प्रायिकता से। ठीक, यही है VRMS, VA और VMP का अनुपात हो गया √3 अनुपात √8/पाई अनुपात √2 बराबर √3 अनुपात ये इसको सॉल्व करके आया है। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। अब अगला चैप्टर देखेंगे प्रकाश, जो अगला वीडियो होगा। ठीक, धन्यवाद।